मध्य प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। एक और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है और दूसरी ओर कई राज्यों में पैर पसार रहे मौसमी बुखार और डेंगू ने चिंता बढ़ाकर रख दी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू से मौतों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में ही 5 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 106 लोग बुखार से दम तोड़ चुके हैं। अस्पताल में बेड भरे हैं। अस्पताल महीने से जिले में शुरू हुआ डेंगू धीरे धीरे विकराल रूप लेता चला गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसे वायरल फीवर बताता रहा। देखते देखते 106 लोगों की मौत हो गई और इन सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे कि आखिर इन 106 मौतों का जिम्मेदार कौन है। ये सारी मौतें स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही से हुई हैं। सीएम के दौरे से पहले तो यहां पर जांच तक नहीं करवाई जा रही थी। ऐसे लापरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खास करके जो बुखार का सीजन चला है, उस बुखार से लेकर के काफ़ी नुकसान हुआ है। 106 की अभी तक मौत हो चुकी है और जो वायरल फीवर हुआ उसको बुखार बताकर साफ तौर पर उससे ध्यान हटा दिया गया। साफ तौर ये कहा गया कि एक मामूली बुखार है, लेकिन डेंगू से बच्चे लगातार मरते रहे, जांचें नहीं की गई। परिणाम ये रहा कि 106 की जान चली गई। सवाल इसी पर करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीएसपी से। हमारे साथ डॉक्टर AK शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व CMO हैं। और हमारे साथ बीजेपी से भी विवेक दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे जल्द से जल्द। हम्माम बाहिदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल बीजेपी से ही है कि आखिर सर आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन राजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी थी, एक तरफ चिल्ला रहे थे कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, लेकिन जांच तक नहीं हो पाई। मतलब जो बुखार आ रहा था, उस बुखार को, जो वायरल फीवर को सिर्फ ये बता दिया कि एक नॉर्मल वायरल फीवर है, जबकि वो डेंगू निकला जिसकी वजह से 106 की जान चली गई। कितनी बड़ी स्थिति और कितनी गंभीर स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। लेकिन सरकार से अगर जवाब मांगे तो सरकार ये कहती है कि सब चंगा है। दिनेश जी, बहुत शर्म की बात है कि सरकार इस तरह की भाषा का प्रयोग करती है कि बहुत अच्छी चीजें चल रही है और उत्तर प्रदेश का जो हाल बना हुआ है, आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ सो रही है। चुनावी मोड में है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की यात्रा कर रही है और अपने चुनावी एजेंडे को तय कर रही है। लेकिन जो प्रदेश की जनता की जान जा रही है, जो बच्चे मर रहे हैं, बच्चों के साथ साथ अब तो बड़े लोगों को भी डेंगू सताने लगा। अभी तक तो था कि बच्चों पे ही है, लेकिन अब बच्चों से हटके बड़े उम्र के लोगों को भी डेंगू से जिस तरह से, और आप इस फोटो को, इस क्लिप को देख रहे हैं कि एक ही बेड पे एक आदमी उस दूसरी तरफ मुख किया है, एक आदमी दूसरी तरफ मुख किया है। ये बड़ी विडंबना है कि जिस सरकार ने अभी अभी कोरोना का एक बड़ा महामारी झेला है और उस महामारी में जब वार्ता किया जा रहा था तो कह रहे थे कि अगली महामारी के लिए हम तैयार हैं। तो क्या इसी तरह की तैयारी है? केवल जुबानी तैयारी है? जनता तो ये देख रही है। और सबसे ज्यादा डेंगू में गरीब जनता ही भुगत रही है, जिनके पास पैसा नहीं है। क्योंकि पैसे वाले तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागते हैं, उनको तो गवर्नमेंट सेक्टर के पे भरोसा ही नहीं है। लेकिन हमने दिनेश जी एक बार और आवाज उठाई थी कि अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है तो आयुष्मान योजना में आप बहुत बड़े बड़े कार्ड बांट रहे थे, 5-5 लाख रुपया इलाज के लिए। तो वो कार्ड कहाँ चले गए? भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बांटे गए थे, जो केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए थे। और उसकी डंका जो है ताली बजा के और ढोल बजा करके पीट रही थी भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, आयुष्मान योजना में कोई भी किसी तरह का रोगी हो, उसको किसी भी अस्पताल में जाके इलाज कराने की छूट रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी आज उजागर हो रही है छोटे से डेंगू के बुखार के अंदर। ये सारी चीजें हैं दिनेश जी। दिनेश जी, आप तक आवाज आ रही है?
आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, डॉक्टर A.K. शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज आप में। जिस तरह से स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी है कि एक वायरल बुखार को सिर्फ एक मामूली सा बुखार बताया, जबकि वो निकला डेंगू, क्या ये लापरवाही नहीं है? और ये अगर लापरवाही है तो इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो आजकल एकदम से ये फीवर और खांसी जुकाम बुखार या URTI इसको कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके केसेस ज्यादा आ रहे हैं। यूजुअली बरसात के मौसम में, इस मौसम में ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन क्योंकि पीछे एक डिफिकल्ट रहा है कोरोना का, लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है, इसलिए हर चीज को हम लोग ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जहाँ तक रही बीमारी, अभी जो फोटो दिखाएंगे एक पलंग पर 3-4 लोग भर्ती है, फीवर है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात आ रही है तो गलत है, सभी को ध्यान देना चाहिए। और ये भी मामला सही नहीं है कि एक पलंग पर 3-4 लोगों को भर्ती किया जाए। इसके लिए स्थानीय मैनेजमेंट है अस्पताल का, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन सर, एक बात बताइए कि जब तक CM खुद नहीं पहुंचते अस्पताल में, तब तक किसी तरह का कोई विशेष ध्यान नहीं है। मतलब क्या अब जो CM है वो ही हर जगह जाएंगे, हर अस्पतालों में जाएंगे, वो खुद कहेंगे कि नहीं आप इनकी जांच कीजिए, इनको कुछ और भी हो सकता है, बुखार नहीं है? नहीं, मैं कह देखिए, CM की जाने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए पूरा सिस्टम है। हर हॉस्पिटल में एक CMS की पोस्टिंग होती है, जिले में CMO होते हैं, CMS और CMO का स्तर बराबर ही होता है। तो ये जो हॉस्पिटल के ट्रीटिंग फिजिशियन है, जिले के अस्पताल के इंचार्ज है, उनकी जिम्मेदारी होती है जो भी मरीज आता है बराबर उसकी जांच करें और जांच कराने के बाद इन्वेस्टिगेट करें कि बुखार किस चीज का है। जो अभी केसेस आए उसमें ज्यादातर में कोरोना निगेटिव निकला है, कुछ संभावना प्लेग उसकी ज्यादा मिल रही है आपकी डेंगू की, कुछ केसेस में डेंगू भी नहीं मिला है। तो ऐसे में इटियोलॉजी नहीं पता होती, रिक्यूअर होता है तो उसका उस लाइन में इलाज किया जाता है। लेकिन सर लेकिन एक चीज ये भी है कि क्या आप इस चीज को स्वीकार करेंगे कि जो सरकारी तंत्र हैं वो बहुत ज्यादा स्लो हैं? देखिए, तंत्र या उनको डर नहीं है किसी का? नहीं, देखिए, अब कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम जरूर आ रही है कि अस्पताल में जो कर्मचारी हैं वो ज्यादातर संविदा पर है, तो वो उतने बने हुए इससे काम नहीं कर पाते जितना पहले लोग करते थे। समझते थे 30 साल 35 साल हमको नौकरी करनी है, तो ये स्थिति जरूर आई है। काफी अस्पतालों से शिकायतें आ रही हैं, लोग हमेशा फर्दर एम्प्लॉयमेंट के बारे में दौड़ते रहते हैं कि हमें बेटर मिल जाए, यहाँ हमारी सुनिश्चित हो जाए, भविष्य में भी पेंशन भी जाए हो या कुछ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जहाँ आज काम कर रहे हैं वहाँ ध्यान न दें, और उसमें अगर बच्चों के बीमार होते हैं, मौत होती है, तो इसमें टोटल उनकी जिम्मेदारी होती है। हर व्यक्ति जिम्मेदारी तय है। हॉस्पिटल को फिजिशियन जिसने भर्ती किया उसकी जिम्मेदारी है, अगर उसे सैंपल लेकर के जांच के लिए सैंपल्स भेजे, जो वार्ड के डॉक्टर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है, और ओवरऑल हॉस्पिटल इंचार्ज CMS की जिम्मेदारी है, अधीक्षक की जिम्मेदारी है। तो ये बात तो नहीं समझ में आती कि सिर्फ जिम्मेदारी के एक्शन हो कि बच्चों की मौत हो जाए और CM को जाने की आवश्यकता ही नहीं है, सबकी जिम्मेदारी बटी हुई। तो ये तो मैं नहीं मानूंगा CM क्यों जाएंगे, पूरे प्रदेश के हजारों हॉस्पिटल CM क्यों जाएंगे, लेकिन CM के पास बिल्कुल, लेकिन CM क्यों जाएंगे ये तो सही कहा आपने। दूसरी बात ये भी है कि क्या CM जाएंगे तब ही काम होगा, और CM को जाना क्यों पड़ रहा है? क्या CM का इतना वह नहीं है कि एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश चला रहा है उसके नीचे हम लोग काम, सरकारी तंत्र काम कर रहा है, अगर उसे इस चीज का पता चलेगा तो क्या स्थिति बनेगी? डर भी खत्म हो गया है। हम्माम वाहिद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। वाहिद साहब, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के आपकी क्या राय है? 2017 के बाद से योगी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में एक भी कार्य नहीं किया, और जिसकी जीता जागता मिसाल आपने कोरोना काल में देखा था, उससे ये सरकार सबक ना लेते हुए अभी तीसरी लहर की तैयारी करने का बड़ा बड़ा दावा किया जा रहा है। लेकिन एक मामूली रात में फीवर और इस तरीके से आने से जितने बच्चे मरे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की असुविधाएं हम सबको देखने को मिल रही है, उससे साबित हो गया कि सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वो
उनका सरकार पे उनका कोई अख्तियार नहीं है। और सरकार के मुख्यमंत्री जी के दौरे जो होते हैं वो सिर्फ ब्रांडिंग, जहाँ पे उनके दौरे होने चाहिए थे, जहाँ पे उनके आदेश होने चाहिए थे, तो उस समय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति जी को प्लेन में लेके गोरखपुर अयोध्या घुमा रहे थे। तो ये सरकार प्रचार प्रसार करने में सिर्फ यकीन रखती है, उसको जनता की सेवा के लिए स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के से लेके कोई भी विभाग जन सेवा करने के बजाय वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने में मस्त है। इसलिए उत्तर प्रदेश की ये दयनीय सूरत हाल हम सबके सामने है। राजीव जी, क्या केवल उत्तर प्रदेश में ब्रांडिंग और मार्केटिंग ही चल रही है? 12 महीने बीजेपी सिर्फ चुनावी मूड में है। बिल्कुल दिनेश जी, मैं बता दूं कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सत्ता में आई, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी ये बता नहीं सकती है कि हमने कितने रेजिडेंट डॉक्टर बनाए या भर्ती किए, कितने हमने लेकिन प्रधानमंत्री जी तो एम्स की लिस्ट निकाल के बैठ जाते हैं कि हमने इतने एम्स बना दिए। अभी आज ही दिनेश जी हम एक न्यूज पेपर में पढ़ रहे थे सुबह, आपको बतावे कि भारतीय जनता पार्टी 16 मेडिकल कॉलेज पीपीपी के माध्यम से बनाने जा, चूंकि इनका पीपीपी जो है ये बड़ा जोरदार है, ये 16-20 लोगों को तय कर लेते हैं। जब आपको बता दें, जब सरकार नई उत्तर प्रदेश की बनी थी, उस समय लखनऊ ऐसा केंद्र बना था जैसे दुनिया का सारा पैसा लखनऊ में ही आकर के इन्वेस्ट हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री तो, उद्योग मंत्री तो, रक्षा मंत्री तो, गृह मंत्री तो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये सारे लोग उत्तर प्रदेश की गाड़ी कमाई के पैसे से पूरा ऐसो आराम कर रहे हैं। कहीं कोई कार्य नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी होर्डिंगें लग रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने देखा होगा गोमती नगर को पाट दिया गया था, देश विदेश से व्यापारी बुलाए गए थे, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए थे, लेकिन हुआ क्या? उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद के अंदर एक फैक्ट्री लग गई जिसमें 2000 बच्चे हमारे काम कर रहे हो? ये भारतीय जनता पार्टी दिखावा का काम करती है, ये छपने का, दिखने का, प्रिंट में दिखने का, और आपके टेलीविजन पे बोलने में माहिर लोग हैं और आते हैं तो बताते हैं कि हमने इतना स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर दिया, इतना इसके चुनाव इनको केवल सत्ता प्यारी है, जनता मरे तो मरे। इसी तरह से एन केन प्राकरण इनको सत्ता की चाबी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जनता त्राहि मची हुई है, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर के महंगाई से लेकर हर तरह से जनता पूरी तरह स्थिति में है। आज किसान किस बदहाल में है ये दिख रहा आपको। जो दिखा रहे हैं, अभी हमारे सीएमओ साहब कह रहे थे कि ये बीमारी आती है। हमारे सीएमओ साहब ये पहले कानपुर में थे और इनकी भी बड़ी, अगर कानपुर में सीएमओ साहब थे तो बड़ी वो हुई थी, किरकिरी हुई थी माननीय शुक्ला जी की। शुक्ला जी भी किसी की सुनते नहीं थे। इसी तरह से जो डॉक्टर हैं हमारे सरकारी अस्पतालों में, जिनको अगर परमानेंट डॉक्टर है उनको सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोटा मोटा तनख्वाह मिल रहा है। जो संविदा पे है उनको सुनने की जरूरत नहीं, इसलिए कि उनको कम तनख्वाह निकाल दोगे तो बाहर तक। इस तरह की व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई है और स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी चरमराई है, स्वास्थ्य व्यवस्था में तो लूट मची हुई है। सरकारी अस्पतालों में भी ये डॉक्टर जो है, इसको बता दें दिनेश जी, पहले जो पहला कोरोना काल था हमारे भारतवर्ष के अंदर, उसमें हमारे भारत के सारे डॉक्टरों ने सेवा किया था। लेकिन जो दूसरा कोरोना काल था उसको मैं बता दूं कि 50% डॉक्टर सेवा भाव में थे और 50% डॉक्टर जो है शोषण के अंदर लगे थे। ये कहने की जरूरत नहीं है, जिसके घर मरीज हो गया और लगभग लग रहा, मेरे पिता खुद मरीज रहे, मैंने देखा 3-4 लाख रुपया खर्च कर दिया मैंने, और फिर भी उनकी स्थिति नाजुक बनी रही। दिनेश जी बच गए किसी तरह से, ये ऊपर वाले की कृपा रही। लेकिन हम लोगों ने ये गहराई से देखा कि किस तरह से डॉक्टर जो हमारे बिल्कुल एक तरह से दूसरे दौर में स्थिति ऐसी रही थी कि लोग ये कहने लगे थे कि अगर हॉस्पिटल जाओगे तो सीधे ऊपर जाओगे। हॉस्पिटल के नाम से लोग डरने लगे थे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। दिनेश जी उसमें कहीं ना कहीं ये डॉक्टर्स लोग ये भी भागीदारी थे उसमें कि डॉक्टर लोग किस तरह से चमड़ी उधेड़ने का काम किए थे। मैं बता रहा हूँ, केवल 50% मुश्किल से डॉक्टर सेवा कर रहे थे, अन्यथा 50% डॉक्टर आप हॉस्पिटल की तरफ देखे नहीं कि आपको घर द्वार बेच करके पूरा अस्पताल में पैसा जमा कर देना। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बनी हुई है। आयुष्मान योजना हम तो कार्ड ढूंढते रह गए वहां अस्पताल में कि कहीं किसी के पास कार्ड हो, कहीं कोई कार्ड नहीं। इस तरह की व्यवस्था चल रही है
वो निरंकुश व्यवस्था है। इसमें हर डॉक्टर शासन के करीब है। वो कहता है कि सत्ता में तो हमारे विधायक जी बैठे हैं, सत्ता में तो हमारे ससुर जी बैठे हैं। इस तरह से जहां कार्य होने लगेगा वहां कोई कार्य नहीं होता है और उसका खामियाजा जनता भुगत रही है और जनता 2022 में इसका जवाब बहुत माकूल देगी। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी जनता दिन। चलिए डॉक्टर शुक्ला जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आयुष्मान कार्ड को लेकर के बात कही जा रही है, सरकार ने बड़े दावे वायदे किए और इतनी ब्रांडिंग की इसकी कि आयुष्मान कार्ड की इससे लोगों को इतना फायदा होगा, ये होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1% भी लोग इसका इस्तेमाल कर पाए। डॉक्टर शुक्ला सर, ये आयुष्मान कार्ड आखिर बनवाया क्यों है? शुक्ला जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? फोटो कट गई है, आवाज पहुंच रही है। जी 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 सर। हाँ पूछिए। सर, ये आयुष्मान कार्ड क्यों बनाया है? क्या केवल प्रचार करने के लिए या एक योजना को नाम दे दिया उसका बखान करना है? इसका कितने लोग लाभ ले पाते हैं? देखिए, इस बारे में मैं नहीं कहूंगा कि आयुष्मान कार्ड जो सरकार दे सकते हैं। अब स्वास्थ्य विभाग का पूरा प्रशासनिक अमला जिलाधिकारी के अंदर में आ गया। लेकिन सर आपको सर आप चूंकि डॉक्टर भी हैं, आपको ये जानकारी होगी कि आखिर ये जो कार्ड बना है इसका कितने लोग लाभ ले पाते हैं। क्या जो निजी हॉस्पिटल हैं वो लोग इन कार्ड वालों को अंदर घुसने देते हैं? देखिए, हमने भी फिगर सुनी है, मैं भी सेवा में नहीं हूँ। जैसा फिगर दिखाई जाती है कि आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का इलाज हो रहा है, काफी लोग हो रहा है। इसकी तो जांच करने के बाद भी हर जनपद से सूचना एकत्र की जा सकती है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हाँ, लेकिन ये भी सही है, आयुष्मान कार्ड बनने में भी लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सर, कार्ड बनने में कठिनाइयां, कार्ड बनने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, कार्ड बनने के बाद भी हर हॉस्पिटल में उनको उतना फायदा नहीं मिलती जितने की सरकार की इच्छा है, सरकार के जो निर्देश है, क्यों नहीं मिलती। इस बारे में अधिकारियों को देखना चाहिए, जांच करना चाहिए। जिलाधिकारी है, सीएमओ है, जो भी जनपद अधिकारी। चलिए सर, एक बात और बता दीजिए। मुझे लग रहा है आप तो कुछ कहने के मूड में नहीं है। क्या भारत में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चल रही हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा भी जिस जगह से जो और अलग अन्य प्रदेश हैं, हमारे यहाँ क्या केवल डॉक्टरी ही की जा रही है? यानी कि मरीज आया, उसकी जांच की और उसको दवाई दी, उसके बाद खत्म काम, या उसको भर्ती कर दिया, या फिर सीधे उसके बाद उसकी क्या स्थिति होती है वो खुद जानता है। क्या हम लोगों को शोध पर विशेष ध्यान देना होगा? क्या शोध की कमी है अभी भी? देखिए, आप भी समाचार माध्यम से जुड़े हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, मरीज जितने भी आते हैं, आजकल भय के कारण भी काफी लोग आते हैं। बहुत बार मामूली बुखार होता है, लेकिन लोगों के मन में डर इतना बैठा है कि कोरोना ना हो, डेंगू ना हो, वायरल फीवर ना हो, इंसेफ्लाइटिस ना हो। इसलिए ये डॉक्टरों की जिम्मेदारी बन जाती है कि सभी की पूर्ण रूप से जांच करने के बाद उनको भर्ती करें, और भर्ती नहीं कर सकते तो उचित उपचार दे करके, परामर्श दे करके उनको फिर दूसरे दिन तीसरे दिन जांच रिपोर्ट लेकर के आने का निर्देश दें और प्रॉपर फॉलो अप करें, जिससे कोई भी मरीज ये न सोचे कि हमारा इलाज कर रहा है और कहीं कोई गलती हो जाए, मरीज ज्यादा गंभीर हो जाए। और सर, ये जो जांचें होती हैं या ये चीजें होती हैं, इनके लिए आयुष्मान कार्ड का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य होगा। नहीं, मैंने कहा कि इसकी सूचनाएं मांगी जा सकती हैं और मेरे पास इसकी कोई सूचनाएं नहीं। मैंने भी पढ़ा है अखबारों में कि आयुष्मान कार्ड से गरीब लोगों को 5 लाख 10 लाख रुपए तक के उपचार की बातें कही जाती है। कितना हो रहा है इस बारे में चलिए, बातें कही जाती हैं, आपने अच्छी बात कही। बाहिदी जी, आप क्या नजरिए से देखते हैं आयुष्मान योजना को? सरकार की बहुत बड़ी योजना है, जगह जगह बैनर, पोस्टर, अस्पतालों के बाहर, अस्पतालों के भीतर, पूरे देश में पोस्टर पटे पड़े हैं। जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये सरकार सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग में यकीन रखती है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो चाहे कोई और योजना, हर योजना में ये फेल हो चुकी है। उज्ज्वला योजना, जिसका लगातार प्रधानमंत्री से लेके इनके सभी लीडरान उसकी वकालत करते हैं, उसकी स्थिति ये है कि 50% महिलाएं
आज गैस का चूल्हा फेंक के मजबूर हो गई, फिर से मजबूर हो गई वही चूल्हा फूकने के लिए, उनकी सब्सिडी खत्म कर दी गई। तो ये सूरत हाल है। इनके जितने भी इन्होंने वादे किए थे, चाहे वो गन्ना का भुगतान का मामला हो, चाहे किसानों के हित का मामला, हर मोर्चे पे ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। और कोरोना काल में जो उम्मीद थी सरकार से कि ये सरकार स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं को बेहतर करेगी, उसमें इन्होंने सिर्फ घोटाले किए। ऑक्सीमीटर जो 1200 रुपए में आता था वो 2800 रुपए में इन लोगों ने खरीदा। जो पीपीई किट 1200 रुपए में मार्केट में मिलती थी उसे 2400 रुपए में खरीदा गया। तो कुल कहने का मतलब ये है कि घोटालों की सरकार है, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में माहिर है, और मार्केटिंग और ब्रांडिंग को उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिन तक बेवकूफ, उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करके ही दम लेगी। चलिए राजीव जी, आज बड़ा अच्छा विषय था और इस विषय पर काफी सवाल मुझे भी पूछने थे। आप खैर विपक्ष से हैं, लेकिन आज कोई भी प्रवक्ता जुड़ने को तैयार नहीं हुआ। अजीब विडंबना है। हम तो दिनेश जी, हम तो ये सोच के चले बैठे थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है जरूर बैठेंगे, कोई बैठे न बैठे, क्योंकि जवाब तो उनको देना पड़ेगा। आज ना भी बैठे तो कहाँ भाग के जाएंगे। जनता भी तो देख रही है ना कि भागोगे कितने दिन तक भागोगे। 2022 के मार्च तक भाग पाओगे, उसके बाद तो जब आप हमारी जगह पे आपको बैठना पड़ेगा, आपकी जगह पे कहीं हम दिखाई देंगे, ये भी तो हो सकता है ना। तो वो चीजें आ जाएगी दिनेश जी स्थिति। और आप एक चीज बहुत अच्छा बात कह रहे थे कि जहां जहां मुख्यमंत्री जाएंगे वहीं वहीं इलाज होगा और वहीं वहीं दवा उपलब्ध होगी, वहीं वहीं सफाई दिखाई देगी। और मुख्यमंत्री वो भी उसी दिन उसके ना एक दिन पहले ना उसके एक दिन बाद। आपको बता दें कि सरकारें होती थी तो सरकारों में ये पता चलता था कि फलाने स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जिला स्तरीय दौरा करते थे, फलाने गृह मंत्री हैं, फलाने विदेश मंत्री हैं। लेकिन यहाँ तो किसी की जरूरत नहीं है। वन मैन आर्मी जैसे फिल्में नहीं देखते हैं दक्षिण भारत वाली हम लोग कि वो अकेले सब कुछ कर देता है, वो हाल हमारे उत्तर प्रदेश में बनी हुई है कि आप 2-3 मंत्रियों के अलावा किसी मंत्री का आप नाम नहीं बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश का सिंचाई मंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश का बाढ़ मंत्री कौन है। बाढ़ आता है तो योगी जी, सिंचाई आएगा तो योगी जी, स्वास्थ्य खराब होगा योगी जी। वो हाल भारत का था पहले कि सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी और पता ही नहीं चला कि 5 साल कैसे बीत गया, सुषमा जी विदेश गई नहीं, वो योगी जी प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश घूमते रहे। वो सेम स्थिति बन गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। जितने भी विधायक और जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में हैं, इनको केवल लखनऊ में गोंद लगाकर चिपका दिया गया है कि आप यहाँ की कुर्सी पे हिलोगे नहीं, यहीं बैठे रहो और देखते रहो नजारा योगी जी कैसे बैटिंग कर रहे हैं। और वो बैटिंग ऐसे करते हैं, जहां कहीं बुखार आया तो चले गए तो एक जिले में बैटिंग हो गई, कहीं बाढ़ आया तो एक जिले में चले गए वहां बैटिंग करी आए, और 2 दिन बाद उसके बैटिंग के जैसे वो चल देते हैं वैसे ही अधिकारी मस्त होते हैं। एक एडीएम सिटी का आपने आगरा में सुना था, एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो विधायक नेता थे और जिला जज थे, वहां वो एडीएम कह रहे थे कि तुम जानते नहीं, हम होश में ला देंगे आपको, हमारे बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में है। हम निश्चित तौर पर, ठीक है आपके चचा भारतीय जनता पार्टी में ही, आपके पिता भारतीय जनता पार्टी में, सभी के भाई भतीजा भारतीय जनता पार्टी में है, और ना हो तो कहीं ना कहीं जुड़ाव है। इसका मतलब आप अधिकारी रहते हुए इस तरह की बात अगर करोगे तो जनता पे क्या संदेश जाएगा। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की बनी हुई है। हर कलेक्टर अपने को किसी न किसी रिश्तेदार से जोड़ गया है। हर सीएमओ, अभी मैं बता दूं आपको, AK शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। AK शुक्ला जी इतना भारी पुआ लेके कानपुर में बैठे थे कि कोरोना काल में इनको भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री रो दिए होंगे। शुक्ला जी ट्रस्ट से मत नहीं हुए, जब इनके ऊपर चाबुक चला शुक्ला जी के ऊपर, तब शुक्ला जी जाग पाए, क्योंकि यहाँ के विधायक रोज चिल्लाते थे शुक्ला जी फलाने काम नहीं कर रहे हैं, शुक्ला जी हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। और यहाँ तक कि शुक्ला जी तो कहता ही नहीं, क्योंकि शुक्ला जी का लिंक जो था वो लखनऊ से जुड़ा था। इस अधिकारी का लिंक लखनऊ से जुड़ जाता है, वो अधिकारी फिर काम नहीं करता है। और भारतीय जनता पार्टी में हर एक अधिकारी लिंक अपना जोड़ लिया है लखनऊ से। अब वो किन कारणों से लिंक जुड़ा है या लिंक के अंदर क्या है, ये बड़ी विडंबना है दिनेश जी। कि वो भी जानना पड़ेगा कि इस लिंक के सीएमओ का लिंक अगर मुख्यमंत्री से होता है तो लिंक के बीच का क्या माध्यम है। बिल्कुल, शुक्ला जी कुछ जवाब देंगे आप? जो मान्यवर बोल रहे हैं ये पूरी तरह असत्य बोल रहे हैं, जैसे मैं कानपुर में सीएमओ कभी नहीं रहा और मैं करीब 8 वर्ष पूर्व 7 वर्ष हो गया, रिटायर हो गया।
और नहीं मुझे कोई कारकुन में रहा तो मैं कारकुन नहीं रहा। वो एक अशोक शुक्ला जी मेरे यहाँ माननीय शुक्ला जी सीएमओ थे, वो स्थिति कर दी है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की कि दुर्दशा हो गई। जनता कहती थी कि कौन सा सीएमओ भाई, ये किसी की सुनता नहीं है। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक फेल हो गए उसके सामने। ऐसे अधिकारी जब जनपद स्तर में बैठ जाएंगे तो वो किसी भी जनता का भला नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के अधिकारियों को सूचना है अधिकारियों की पूरी सूची शासन को भेज दें, कार्रवाई कराएं। अब हमें बात करने का नहीं होगा कि गुलाम देव शुक्ला जी से ये हुआ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने